जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारी टेस्ट सीरीज की ये चौथी श्रृंखला है और इसके बारे में आपसे आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि चौथी सीरीज है, 3 सीरीज आप कर चुके हैं, तो इनका क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है इसका, कि तिरंगा में कौन सा समास है। तो तिरंगा में कौन सा समास है, अगर ऑप्शन इसमें देखिए तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो इसमें ऑप्शन हमने इजी दे दिए। अगर हमने यहाँ पे कह दिया होता बहुब्रीहि समास, तो बहुत से बुद्धिजीवी लोग इसमें मार देते बहुब्रीहि समास। चूंकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता। ये तिरंगा कहीं एक ही थोड़ी है। तिरंगा अगर एक ही है, अगर आपके मन में आ रहा है कि हमारे देश का तिरंगा है, तो तिरंगा नहीं है, हमारे देश का ध्वज है, और वो 3 रंग का है। ठीक। और कई ऐसे देश हैं जिनका ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो 3 रंग का होता है। तो ये यूनिक नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो यूनिक नहीं है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता। तो जब बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता, तब इसमें कौन सा समास होगा? तब इसमें होगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि ये तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला। तो ये है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक कौन सा होता है? संख्यावाचक होता है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घुड़दौड़ का समास विग्रह कीजिए। तो घुड़दौड़ मतलब क्या? जैसे आप देखते नहीं हैं, मूवीज में देखा होगा, घोड़े की दौड़ हो रही है, तो वहाँ पे कहते हैं अरे घुड़दौड़ हो रहा है। तो ये होता है घुड़दौड़ का मतलब घोड़े की दौड़, इसका समास विग्रह। घुड़दौड़ में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब आप समझिए कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य जो वाक्य में कर्ता होता है उसे कहते हैं उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय कहते हैं उसे जो कर्ता के बारे में बात कही जाती है। तो कर्ता इसमें कौन से है? कर्ता इसमें तेंदुलकर। तो यानी कि इसमें उद्देश्य कौन हो गए? तो उद्देश्य इसमें हो गए तेंदुलकर। उद्देश्य कौन हो गए? उद्देश्य हो गए तेंदुलकर। तेंदुलकर उद्देश्य हो गए। तो विधेय कौन सा? विधेय इनके बारे में कौन सी बात कही गई है? एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तो ये हो गए इसमें विधेय। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास में कौन सा समास है? वनवास में है तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि वनवास का अर्थ क्या होता है? वनवास का अर्थ होता है वन में वास। वन में वास, वास मतलब निवास करना, वन मतलब जंगल, जंगल में निवास करना। वनवास किसको हुआ था? भगवान श्री राम को हुआ था 14 वर्ष के लिए वनवास। मतलब वो 14 साल तक जन्मे वन में, मतलब जंगल में रहे थे। तो वनवास में होता है तत्पुरुष समास। अब पूछिए, अगर डीपली पूछ लिया जाए इसमें कि तत्पुरुष का कौन सा भेद होता है, तो इसमें है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का क्या? क्योंकि इसकी जो विभक्ति चिन्ह है, इसकी होती है में, पे, पर, और यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ लगा है में, तो इसमें हो गया अधिकरण तत्पुरुष। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो इसके बारे में अभी हम पीछे समझा चुके हैं कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं कर्ता को। कर्ता को कहते हैं उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय जो कर्ता के बारे में बात कही जाती है उसे कहते हैं विधेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी शब्द है, जब आप देखे होंगे कोई भी गद्य अगर पढ़े होंगे, तो वो जब लिखा जाता है तो उसमें कोई अगर कठिन शब्द आ जाता है तो उसके बारे में उसका जो सरल रूप उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, उसको प्रयोग करते हैं कोष्ठक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना मतलब क्या? इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो अवसर का लाभ उठाना होता है कि बहती गंगा में हाथ धोना। जैसे कि कोई आपका दोस्त है, वो कोई काम कर रहा है, ठीक, और वो काम कर रहा है, अपना पूरा पैसा वैसा लगा के कोई काम स्टार्ट कर रहा है। आप भी आ गए और कहें चलो ठीक है, दोस्त ही हमारा तो है, चलो ये कर रहे हैं, चलो हम भी कर लें। तो आपके लिए वो हो गया कि बहती गंगा में हाथ धो लिए, क्योंकि गंगा तो बह रही थी, मतलब काम वो तो कर रहा था। आपने स्टार्ट नहीं किया, आप अचानक पहुँचे और उसी काम में अपना भी स्टार्ट हो गए, शामिल हो गए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा, इसमें 4 मुहावरे दिए गए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो आप समझ गए होंगे, हमने जब इनको पढ़ा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका होगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चट्टे बट्टे। तो इसका क्यों? क्योंकि तुम सब एक जैसे हो। कहते नहीं, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो।
फिर देखते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो चोर चोर मौसेरे भाई और केरवेर का संग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मुहावरे हैं। मतलब कि चोर चोर मौसेरे भाई जहाँ पर समान प्रवृत्ति वालों में दोस्ती जब हो जाती है, मतलब समान प्रवृत्ति वालों या समान पेशे वालों का जब संग होता है तो उन्हें कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। और जब विपरीत प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का संग होता है तब उन्हें कहते हैं केरवेर का संग। जैसे कि मोदी जी का संग अगर कहें कि चलो इमरान खान के साथ हो गया, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पे होगा कि केरवेर का संग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि मोदी जी और राहुल गांधी दोनों जो लोग अगर साथ हों तो कहेंगे कि ये देखो केरवेर का संग हो गया। मतलब दो विरोधी दल थे और आपस में मिल गए, उनका संगत जब हुआ तो उन्हें कहते हैं केरवेर का संग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है, इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या उपसर्ग लगा है? उपसर्ग लगा है सु। अब आप अगर देख रहे होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि उपसर्ग का प्रयोग ज़्यादातर होता है अव्ययी भाव में। तो अव्ययी भाव में कैसे उपसर्ग का प्रयोग होता है? अव्ययी भाव में अव्यय का उपसर्ग होता है, अव्यय रूपी जो उपसर्ग होता है उसका प्रयोग होता है। यहाँ पर सुपुरुष, सु लग जाता है। सु मतलब क्या? सु मतलब होता है अच्छा। सु मतलब अच्छा या सु मतलब होता है सुंदर। ठीक, तो अच्छा या सुंदर, कैसा पुरुष? सुंदर पुरुष या अच्छा पुरुष, मतलब पुरुष की विशेषता बता रहा है। पुरुष हो गया विशेष और विशेषता, विशेषण कौन हुआ? अच्छा और बुरा। तो जिस समास में, आप ध्यान दीजिए कि जिस समास में विशेषण, विशेषण और विशेष का प्रयोग होता हो वो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, और सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। उपयुक्त पद्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा कि सारंग ले सारंग चली, मतलब कि जब एक ही शब्द एक वाक्य में, मतलब एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार मतलब जहाँ पे उसका प्रयोग होता है वहाँ पर उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक, जैसे आपने बहुत ही पेट इसका उदाहरण देखा होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। मतलब कनक कनकते सौगुनी, एक कनक का अर्थ सोना होता है और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो वही यहाँ पे है सारंग ले सारंग चली, मतलब सारंग है शब्द एक है, इसका प्रयोग कई 4 जगह हुआ है, 4 नहीं 5 जगह हुआ है और हर बार इसका अलग अलग अर्थ है। ठीक, तो हर बार अलग अलग अर्थ है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? इसमें हुआ यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस काव्य में कौन सा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इस काव्य में अनुप्रास नहीं है क्योंकि किसी भी वर्णों की आवृत्ति नहीं हुई है। यमक भी नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी शब्दों की आवृत्ति नहीं हुई है। रूपक भी नहीं है क्योंकि कोई ऐसा एक शब्द नहीं है जिसका अर्थ दोनों पंक्तियों में निकल रहा हो। इसमें होगा विरोधाभास। क्यों? क्योंकि मनुज है पापी, मनुज मतलब मनुष्य। ये कैसे बना है? मनु, मनु हमारे जो आदि पुरुष थे उनका नाम था मनु, और जा मतलब जन्म, उनसे जन्म लेने वाला। तो मनुज जो मनुष्य है, मनुष्य की संतान है, तो उनकी संतान है। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है मनुज। और मनुज कैसा है? मतलब मनुष्य कैसा है? पापी है। एक तरफ तो वो पापी है और दूसरी तरफ वो राम का नाम निकाल रहा है। मतलब दो विरोधी काम कर रहे हैं, मतलब दो विरोध प्रवृत्ति वाले काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा विरोधाभास। ये जैसे कि एक तरफ वो धर्म का काम कर रहा है, राम नाम जप रहा है, दूसरी तरफ वो पाप भी कर रहा है। तो ये दोनों विपरीत इनकी प्रवृत्तियां हैं और इसलिए यहाँ पर होगा विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निविदा सूचना का अर्थ क्या होता है? निविदा सूचना का अर्थ ही होता है कि जैसे निविदा मतलब क्या होता है? निविदा मतलब होता है ये कि किसी भी काम को लेने के लिए, मतलब काम करने के लिए आप कोई एक फिक्स निश्चित रकम आप ले लें और उस काम को आप करवाएं तो उसे कहते हैं निविदा। और ऐसे में निविदा सूचना जब जारी होती है तो उसमें कौन कौन से काम होते हैं? जैसे सामान आपूर्ति करवाना, ठीक, निर्माण कार्य पूरा करवाना, सामान की नीलामी करवाना और उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों चीज़ें होती हैं इनमें। जैसे कि सरकार निविदा निकालती है कि जो पर्टिकुलर हमारी रोड है इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और इसकी मरम्मत करवाना है, तो जो ठेकेदार लोग होते हैं उसमें उस सूचना को भरते हैं, उस निविदा को फॉर्म को भरते हैं, जमा करते हैं, तो वो कहते हैं हमें मतलब मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे सामान की आपूर्ति होती है, दवाओं की आपूर्ति, खाने की आपूर्ति, राशन पानी जो भी होता है इनकी आपूर्ति, सामान की नीलामी जैसे घर की नीलामी, खेतों की नीलामी और वाहनों की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, सड़क बनवाना, टावर लगवाना, जो भी होता है ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है। ये शब्द आप रट लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका हम सीधा सीधा आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा पूजनीय। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो सजावट में मूल शब्द कौन सा, सजावट में मूल शब्द है सज। ठीक, सज मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा है आवट, तो ये शब्द बन गया सजावट, सजावट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आवट। अगला क्वेश्चन कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब इसमें कवि कह रहा है कि अगर आपका जो बेटा है या पुत्र है वो अगर कुपूत मतलब दुष्ट है, वो अगर दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो आप क्यों धन संचय, धन का संचय मतलब धन क्यों इकट्ठा करें। और अगर आपका पुत्र सपूत है मतलब अच्छा है, तो क्यों धन संचय करें। मतलब कि दोनों ही परिस्थितियों में आपको धन नहीं संचय करना चाहिए, कवि ये कह रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आपका बेटा दुष्ट है तो जो आप संचय करेंगे वो उसको उड़ा देगा। ठीक, और अगर आपका बेटा अच्छा है तो आप वो खुद ही धन संचय कर लेगा अपने लिए, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। तो इसीलिए धन ना संचय के करने का इसमें दिया गया है, उपदेश दिया गया है। और प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इनमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार है लाटा अनुप्रास। क्योंकि लाटा अनुप्रास की ये परिभाषा होती है, ये एक अनुप्रास अलंकार का भेद है, जो कि 5 भेद होते हैं। तो इसकी ये परिभाषा है कि जब कोई भी शब्द या कोई भी पंक्ति या वाक्य खंड का जब 2 बार रिपीटिशन होता है, मतलब दोहराव होता है, तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रति उत्पन्न मति। बाकी शब्द जो दिए गए हैं, कुशाग्र बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि बहुत पैनी हो, कुश के समान। कुश आप जानते हैं एक खर होता है, एक तिनका होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो पैरों में चुभ जाता है। एक बार चाणक्य के चुभ गया था कुश, तो उसमें दही में नमक डाल के उसके जड़ में डाल रहे थे। क्यों, क्योंकि कह रहे थे हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे। तो कुश मतलब बहुत पैना होता है, जिसकी बुद्धि बहुत पैनी हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। द्रुतगामी मतलब, द्रुत मतलब होता है तेज, तेज गति से चलने वाला, उसे कहते हैं द्रुतगामी। दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब होता है दूर की सोचने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, प्रति उत्पन्न मति हो जाएगा, जिसकी मति झट से सोचने वाली होती है। और इसका एग्जाम्पल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप बीरबल को याद रखेंगे तो बीरबल की मति ऐसी ही थी कि अकबर कोई भी क्वेश्चन करते थे तुरंत उसका जवाब दे देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन कौन सी हैं। मतलब पत्रिका युग मतलब कौन सी 2 पत्रिकाएं का समूह दिया गया है, तो कौन सी पत्रिका है जो भारतीय युग में निकलती थी। तो भारतीय युग में निकलती थी कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। बाकी जो ये सरस्वती वगैरह है तो ये तो द्विवेदी युग में निकलती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम था। तद्भव पत्रिका आप जानते हैं, एक तद्भव शब्द आप, तद्भव तत्सम होता है जो हिंदी में परिचित है, यहाँ पे तद्भव पत्रिका है। तो इसका संपादन करते थे अखिलेश, और इसका संपादन होता कहाँ से था, तो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होता था इसका संपादन। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। कवि दिए गए हैं कौन कौन, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और बिहारी। तो इसमें बिहारी नहीं है, क्यों, क्योंकि बिहारी है रीतिकालीन कवि। रीत मतलब होता है प्रेम, रीत मतलब होता है प्रेम। तो ये श्रृंगार रसी के कवि हैं कौन, बिहारी, श्रृंगार रस के कवि। बाकी ये तीनों सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये और मीराबाई, ये सब भक्तकालीन कवि हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें। तो पहला ऑप्शन है तनय, दूसरा है दुहिता और तीसरा है सुता, चौथा है आत्मजा। तो कौन सा नहीं है पुत्री का पर्यायवाची, तो पुत्री का पर्यायवाची होता है दुहिता, सुता, आत्मजा। तनय नहीं होता, तनय होता है पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र का। और पुत्री का इसका होता है लेकिन इसका स्त्रीलिंग होता है क्या, तनया, तनया होता है पुत्री का पर्यायवाची। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तनय। तनय किसका है, पुत्र का, पुत्री का नहीं है। तो 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वाक्य की पहचान क्या, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, हम बता रहे हैं इसमें कौन सी मतलब शुद्ध वाक्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो जब देखिए सौभाग्यवती है तो वहाँ पे कन्या का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक, गलती इसमें यहाँ पे, तो ये हो गया अशुद्ध। दूसरे में भी यही है कि आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती मतलब जो विवाहित कन्या होती है, सौभाग्य मतलब
सौभाग्य होता है तत्सम शब्द और इसका तद्भव होता है सुहाग। सौभाग्यवती मतलब सुहागिन, तो सुहागिन अगर कन्या है तो वो सुहागिन कैसे है? ठीक, इसमें है आयुष्मती, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो फिर यहीं पे वही गलती हो रही है जो पहले वाले ऑप्शन में हो रही थी कि या तो फिर तरुण बोलो या तो फिर बोलो नवयुवक, दोनों नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये जहाँ जिसमें जिसमें तरुण और नवयुवक है वो वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो ये वाला पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें भी दिया है। बचा तीसरा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा शिक्षा होना चाहिए, यहाँ शिक्षा लिखा तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन, क्या हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजायब घर कौन सा शब्द है। अजायब घर मतलब होता क्या है? देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है अजायब, अजायब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है कि अद्भुत या अजीब। जैसे कहते नहीं अजीब आदमी हो यार, तो अजीब या अद्भुत। और घर तो हिंदी शब्द है, तो एक ऐसा घर जो अद्भुत हो या अजीब हो तो उसे कहते हैं अजायब घर। यानी कि मतलब ये देसी एक मतलब हिंदी शब्द है, दो भाषाओं के शब्द के योग से बने शब्द को कहते हैं संकर शब्द। ठीक, तो इसमें कौन सी जो अजायब है ये है अरबी भाषा का, सॉरी अरबी भाषा का शब्द है, और घर है हिंदी भाषा का शब्द। तो इसलिए ये हो गया संकर शब्द, कौन सा? अजायब शब्द। अब अजायब घर का वो अर्थ बता दें होता क्या है। तो जैसे देख लीजिए जो जहाँ पर पुरातत्व विभाग, जैसे आप समझ लीजिए कि संग्रहालय टाइप के जो होते हैं जहाँ पर पुरानी ऐतिहासिक कालीन सब चीज़ रखी रहती हैं वस्तुएं, उसे कहते हैं अजायब घर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मोर का तत्सम शब्द होता है मयूर। ठीक, मयूर नहीं होता है, ना होता है मोरवा और ना होता है मयूर, होता है क्या? मयूर। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही है, क्या? मयूर, मोर का तत्सम। अगला क्वेश्चन कि महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें महादेव का पर्यायवाची शब्द है गरुड़ ध्वज। तो ये है किसका? विष्णु जी का। नारायण भी विष्णु जी का है, विश्वम्भर भी है विष्णु जी का। तो चंद्रमौली। अब आप इस शब्द का अर्थ देखिए कि चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, मौली मतलब सिर होता है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमौली। तो महादेव का मतलब शंकर जी का क्या है पर्यायवाची? चंद्रमौली। चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, तो ये सब शंकर जी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, क्या? अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? तो देखिए अमूल्य शब्द क्या है? विशेषण है इसमें। ठीक, क्यों? क्योंकि गुण थे, जो महात्मा गांधी में गुण थे वो कैसे थे? गुण मतलब कैसे? अमूल्य थे, तो अमूल्य मतलब कीमती गुण थे जिनका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता, मतलब जिनकी कोई कीमत ना हो सके उसे कहते हैं अमूल्य। तो अमूल्य इसकी विशेषता बता रहा है ना, गुण की, तो ये हो जाएगा विशेषण शब्द। मतलब अमूल्य शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि जब जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो कि क्रिया कैसे हो रही है। ठीक, तो क्रिया की विशेषता बताता हो तो क्रिया विशेषण शब्द उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अब दिए गए चारों वाक्यों में हम देखते हैं कि क्रिया कौन सा है। तो चारों वाक्यों में क्रिया कौन कौन सी है? तो पहले वाक्य में देखिए मैं कल नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्रिया कौन सी है? जाऊंगा। ठीक, दूसरा है यह फूल सुंदर है, क्रिया कौन सी है? सुंदर। ठीक, हवा धीरे धीरे बह रही है, मतलब बहना है क्रिया, और कैसे बह रही है ये बताया गया है, तो धीरे धीरे, तो ये है इसकी क्रिया विशेषण। इसमें ये हो गया क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रही है कि बह रही है, धीरे धीरे बह रही है या तेज से बह रही है। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी कि इसमें विशेषण क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रज भाषा का अपभ्रंश, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो अपभ्रंश, अब आप एक चीज़ देखिए, अपभ्रंश मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि सबसे पहले आया वो आया वैदिक संस्कृत। ठीक, वैदिक संस्कृत, उसके बाद आया
लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उसके बाद ये संस्कृत का रूप ही है जो ये क्या कहते हैं मॉडिफाई होता जा रहा है। तो वैदिक के बाद लौकिक और लौकिक के बाद आया पाली भाषा, मतलब जब महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा में उपदेश दिए थे बुद्ध। फिर पाली के बाद आया क्या, प्राकृत। और इसमें महावीर जैन, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, तो महावीर स्वामी ने इसमें क्या अपने जो उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे। अब यहाँ तक आ गया, जैसे वैदिक, वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत। अब क्या है, अब है प्राकृत। और प्राकृत भाषा, जो प्राकृत भाषा है इसका भी मॉडिफिकेशन हुआ, तो क्या बनना है ये अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब होता है कि बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश। अब मतलब जानते ही हैं बुरा, और भ्रंश मतलब टूटा फूटा। तो टूटा फूटा मतलब यहाँ इसका अर्थ ये निकालते हैं कि जो भी भाषा है वो उसका बिगड़ा हुआ रूप प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अपभ्रंश कितने प्रकार के, मतलब जो प्राकृत भाषा का अपभ्रंश बना ये कितने भागों में बांटा गया, तो इसको बांटा 7 भागों में, 7 भागों में बांटा। ठीक, 7वां भाषा 7 भाग में बांटा गया अपभ्रंश को। कौन कौन से, तो अपभ्रंश के 7 भेद, कौन, सौर सैनी, फिर अर्धमागधी, मागधी और खस, पैशाची, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री। ठीक, जो सौर सैनी है इसको 3 भागों में बांटा गया। कैसे, जो पश्चिमी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। फिर पश्चिमी हिंदी को बांटा गया कितने भागों में, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। इसके बाद आता है राजस्थानी। तो राजस्थानी जब आया तो राजस्थानी में कितनी भाषाओं, मतलब कौन कौन सी बोलियां हैं, तो राजस्थानी में है मेवाती, 4 बोलियां, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी और जयपुरी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है, तो ब्रज भाषा यहाँ पे देख लीजिए पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी सौर सैनी के अंतर्गत। और सौर सैनी प्राकृत भाषा, सौर सैनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के ऊपर है प्राकृत, प्राकृत के ऊपर है पाली, पाली के ऊपर लौकिक और लौकिक के ऊपर वैदिक। ठीक, वहाँ से ये टूट मतलब बिगड़ते हुए स्वरूप में आकर यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आई और ब्रजभाषा बनी। ठीक, बाकी जो पूर्वी हिंदी है इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मतलब ए बी सी, अवधी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। फिर बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में कौन, भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। और फिर पैशाची हिंदी है, ये लहंदा और पंजाबी भाषा बोलियाँ आती हैं इसमें। जो ब्रांचड़ है ये सिंधी बोली आती है इसमें, और महाराष्ट्र में मराठी। तो ये हुआ अपभ्रंश के 7 भेद, और 7 भेदों के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनके बारे में। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारी ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा यहाँ पर है, और ये किसके अंतर्गत है, ये है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत है, ये सौर सैनी। तो ऑप्शन हमारा था कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो हुआ सौर सैनी अपभ्रंश। फिर से आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि सौर सैनी का बंटवारा हुआ किसमें, सौर सैनी का बंटवारा हुआ पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है राजस्थानी और ये ब्रजभाषा। ठीक, तो ब्रजभाषा यहाँ पर है, इसीलिए ये टिक होगा सौर सैनी। सौर सैनी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मर्यादा युग किस युग की पत्रिका, प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो मर्यादा जो पत्रिका निकली थी किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो ये थी द्विवेदी युग की। ठीक, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, तो आप कंफ्यूज होते होंगे, फिर से मैं बता दूं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, तो आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ वैदिक संस्कृत से। फिर वैदिक संस्कृत से क्या बना, वैदिक संस्कृत से बना लौकिक, और लौकिक से क्या बना, लौकिक से बना पाली, पाली से बना प्राकृत, और प्राकृत से बना अपभ्रंश। तो अगर हम पूछे कि मूल जननी क्या है, तो हिंदी भाषा की मूल जननी है वैदिक संस्कृत, मतलब संस्कृत। और अगर डायरेक्ट अगर हम पूछें कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, तो इसका आंसर ये होगा कि हिंदी भाषा का किससे हुआ, अपभ्रंश से, मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप, जो भाषाओं का बिगड़ा हुआ स्वरूप था उसी से डायरेक्ट हिंदी भाषा आई। ठीक, अपभ्रंश।
अपभ्रंश किस मतलब सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश के 7 भेद हैं और 7 भेद में से पहला भेद ये है सौरसेनी। सौरसेनी के अंतर्गत ये हिंदी भाषा का विकास हुआ, मतलब जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली, अपने यहाँ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृत्युंजय में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय का अगर अर्थ जानते होंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन सा समास है। तो मृत्युंजय मतलब क्या होता है? मृत्युंजय मतलब होता है मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु को पार कर लिया, मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो कौन सा है ऐसा व्यक्ति? तो वो है हमारे महादेव। मतलब यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि मृत्युंजय एक पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये है शंकर जी का। ठीक, तो इसलिए ये तीसरे तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, अपना अर्थ नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर अपना अर्थ होता तो इसका अर्थ था, समास विग्रह था कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो मृत्यु पर, तो यहाँ पे वह ऐसे होता तत्पुरुष समास, लेकिन ये विजय प्राप्त करने वाला एक कौन सा तीसरा इंडिकेट कर रहा है? तो तीसरा इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ पर हो गए शंकर जी। मतलब ये शंकर जी की पर्यायवाची है मृत्युंजय, और शंकर जी जो देवताओं के नाम हैं वो बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो ये था ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो बीभत्स रस का अस्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब क्या होता है? घृणा, कि कोई ऐसी चीज़ देखिए जहाँ पे आपको घृणा हो जाए। जैसे आप किसी लड़के को देखें, एक वीडियो आप देखे होंगे जो व्हाट्सएप या यूट्यूब पे वायरल हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी नाक निकाल के वो खा जाता है। मतलब कितना घिन आती है ना वो देख के। तो ऐसा जो भाव आता है तो वहाँ पे होता है विभत्स रस। ठीक, उसका होता है जो अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मतलब जो उसको देखकर हमें अनुभव क्या होता है? तो अनुभव होता है घृणा लगती है, वो देख के मन करता है कि वो सामने हमारे ना पड़े। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका अस्थाई भाव है और जिसका अर्थ होता है घृणा। अगला क्वेश्चन, मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनस जय छिन में। मतलब ये वाक्य दिया है, ये पद्य है कि मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनस जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना। मतलब जो ये मन है, मन से कह रहा है कि ये जो तन है ये हमारा कागज का पुतले के समान है। ठीक, और कागज़ का पुतला मतलब जानते ही कागज़ कितनी जल्दी नष्ट हो जाता है, तो ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तो इस पे क्यों इतना हम घमंड करें? तो ये कभी शांत होकर बिल्कुल शांत मन से कह रहा है, मतलब वैराग्य भाव से। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? तो यहाँ पे होगा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद मतलब जिसमें कोई वेदना ना हो, निर्वेद। निर्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है? निर्वेद का होता है संधि विच्छेद निह प्लस वेद। निह प्लस वेद, वेद मतलब वेदना, और निह मतलब नहीं, जिसमें वेदना ही नहीं हो, बिल्कुल शांत हो, ना उसमें हंसने की मतलब कोई भाव हो, ना उसमें रोने का कोई भाव हो, ना उसको सुख का या दुख का कोई मतलब अनुभूति होती हो उसके अंदर, तो उसे कहते हैं बिल्कुल शांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झूठ मत बोलो। इसमें मत कौन सा निपात है? तो कौन सा निपात है मत? तो मत है निषेधात्मक, मतलब निषेध बोधक निपात है। निपात का प्रयोग क्यों होता है? निपात का प्रयोग होता है कि वाक्य पर बल देने के लिए। ठीक, और निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात होते हैं 9 प्रकार के। जैसे इसमें हम बता दें कि जो निषेध बोधक होता है, तो निषेध बोधक हो गया इसमें मत, तुलना बोधक हो गया सा या जैसा। ठीक, अवधारणा बोधक हो जाता है कि ठीक, करीब, ठीक, करीब, ये अवधारणा बोधक है। सीमा बोधक क्या होता है? तक। क्या सीमा बोधक का कौन सा निपात होता है? इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तक। ये अगर किसी वाक्य में लगा हो कि हम मरने तक पढ़ते रहेंगे, तो कब तक पढ़ते रहेंगे? मरने तक, मतलब मरने पर जोर दिया गया है, तो तक ये है, जोर दिया जाता है, तो ये सीमा बोधक, मतलब सीमा कब तक है? मरने तक, तो सीमा बोधक ये निपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण को जानने वाला के लिए एक शब्द। तो व्याकरण को जानने वाला के लिए एक शब्द व्याकरण। व्याकरण, बाकी और इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, बस यही एक ऑप्शन होगा, कौन सा? व्याकरण। इसको कहते हैं व्याकरण के ज्ञाता को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाल बजाना का क्या अर्थ है? तो गाल बजाना का अर्थ है भौकाल मारना, जिसे कहते हैं कि गाल बजाना, डींग हाँकना। ऑप्शन इसका हो जाएगा डींग हाँकना, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्त। कौन सा? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, आपने पोस्टर बॉयज में देखा होगा ऐड कि उसका ट्रेलर कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो उसमें जो तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी, तो ये है सुषुप्त, ये सही अर्थ है, मतलब सही शब्द है, वर्तनी इसकी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद, दयानंद का संधि विच्छेद कर लीजिए, दया और प्लस आनंद, तो दया प्लस आनंद, तो यहाँ पे है दीर्घ आ और यहाँ पर है दीर्घ आ, तो ये दीर्घ आ मिलकर बड़ा दीर्घ बनाते हैं, मतलब दीर्घ आ का ही निर्माण करते हैं। ऐसा किस संधि में है? तो जब दीर्घ जुड़ रहे हैं, दीर्घ बन रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो। देखिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। जो पहले कभी हुआ हो, मान लीजिए यहाँ पर ये रहे कि जो पहले कभी हुआ हो, तो उसे कहते हैं भूतपूर्व। तब यहाँ पे ये कट जाएगा भूतपूर्व। क्यों? क्योंकि कभी कभी देखो जो विधायक मंत्री रहते हैं और 2-3 टर्म बहुत पहले 10-15 साल पहले रह चुके हैं, तो उन्हें कहते हैं भूतपूर्व। और जो ताज़ा ताज़ा ही रहते हैं तो वो लिखते हैं कि पूर्व, मतलब पहले रहे थे। पूर्व मतलब जल्दी में ताज़ा, और भूतपूर्व मतलब पूर्व से भी पहले, इनसे भी पहले भूतपूर्व लग जाता है वहाँ पे। और जब ये ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन कि जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जब ना का अर्थ आ गया तो ना का अर्थ लेने के लिए हम आ लगा देते हैं आगे। ये तो आप जानते हैं, उपसर्ग आ निगेटिव अर्थ देता है, ठीक। तो जब ये निगेटिव अर्थ देता है तो ये हो जाएगा अभूतपूर्व। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज 4th के, मतलब हम हिंदी जो दरोगा और लेखपाल के लिए ला रहे हैं, उसका ये चौथा वीडियो आज कंप्लीट हुआ। बाकी वीडियो हम लाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया देखकर जितना अच्छा, जितनी जल्दी आपकी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर रहेगी, हम उतना ही मेहनत करेंगे, उतनी ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। बाकी आप वीडियो देखकर जान गए होंगे कि हाँ वीडियो में दम था, जो भी क्वेश्चन थे कंटेंट इसका अच्छे थे, मतलब अच्छा था कंटेंट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपके बेस्ट विशेष के साथ। थैंक यू।